पार्लियामेंट इलेक्शन के ऑफिस आज हमने 6 जगह खोले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जी हां, बीजेपी का कश्मीर मिशन। लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में भी अब हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने चुनाव पर फोकस करने के लिए और अपनी तैयारियों को और धार देने के लिए कई चुनावी ऑफिस खोले हैं, कई कार्यालय खोले हैं और बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। बीजेपी की नजर कश्मीर की सीटों पर है। बीजेपी की नजर, क्योंकि जम्मू में बीजेपी एक तरह से पहले से मजबूत है और अब कश्मीर पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो 3 सीटें लोकसभा की आती हैं, लेकिन इसके अलावा कश्मीर में अनंतनाग सीट पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने फोकस किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ रविंदर रैना ने कहा कि 2024 का चुनाव हमारे लिए एक चुनौती है। हमारा लक्ष्य अपनी सीटें बढ़ाना है और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जीती गई सीटों को बरकरार रखना और इसके अलावा सीटों को बढ़ाना भी है। और उन्होंने कहा कि कश्मीर में कमल अब खिलेगा, यानी 2024 में कमल खिलेगा और इसी वजह से बीजेपी एक तरह से मिशन कश्मीर पर पूरा फोकस कर रही है और पूरी मजबूती के साथ बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है। आज JKLH प्राइम टाइम में इसी को हम समझेंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन के ऑफिस आज हमने 6 जगह खोले हैं। तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 6 जगहों पर अपने चुनावी कार्यालय यानी चुनाव की तैयारियों को लेकर एक तरह से अपने ऑफिसेस खोले हैं, जहां से पूरी रणनीति अब लोकसभा चुनाव की बनेगी और शंखनाद एक तरह से कर दिया है बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव को लेकर। और यहां से अब तैयारियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं, हलचल शुरू हो चुकी है और बीजेपी का पूरा फोकस कश्मीर की सीटों पर है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की इस तैयारी पर, जिस तरह से बीजेपी लगातार फोकस कर रही है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ विक्रम सिंह रंधावा जी हैं, जो सीनियर लीडर हैं और एक्स MLC हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी मोंगा साहब एक्स MLC हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में हमारे साथ DPAP के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है। मैं विक्रम सिंह रंधावा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। रंधावा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रंधावा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज रंधावा जी तक नहीं जा रही है। मैं गुलाम नबी मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। गुलाम नबी मोंगा जी, सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आइए। जी मोंगा जी, सबसे पहले बीजेपी ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर 6 जगहों पर अपने चुनावी जो ऑफिस हैं वो एक तरह से खोले, ताकि बीजेपी अपनी तैयारियों को और एक तरह से आगे बढ़ा सके और पूरा बीजेपी ने एक तरह से फोकस कर दिया है। और बीजेपी की नजर सिर्फ लद्दाख और जम्मू नहीं, बल्कि इस बार कश्मीर पर भी है। मोंगा जी जी, चुनावी माहौल में जी और चुनाव आने में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लेके लोगों के पास जाते हैं जी और तैयारी करते हैं और तैयारी में लगे भी हुए हैं सब पार्टियां जी। अब बीजेपी का ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपने इतना उछाल के इसको लाया। लद्दाख में तो उनको जवाब मिल गया लास्ट टाइम जो इलेक्शन वहां हो गए, वो तो आपने देखा 26 सीट में से दो सीटें की 1 सीट ले गए हैं। अब आपने कहा कि 6 दफातर वो खोल रहे हैं जी कश्मीर में जी। मैं आपको कहता हूं वो 600 दफ्तर खोल दें यहाँ,
600 दफातर खोल दे यहाँ, लेकिन 6 वोट भी नहीं मिलेंगे बीजेपी को। ये आज मैं आपको सुख से कहता हूँ जी। बाकी उनका हक है इलेक्शन लड़ना, आना, आ जाइए। किस बात पे उनको देंगे? जम्मू कश्मीर के लोग किस बात पे उनको वोट देंगे? क्या हक रखते हैं? किसके लिए? जो इन्होंने यहाँ स्टेट का दर्जा लेके यूटी बना दिया, और इस वक्त लोग जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हालत में हैं, तो इसीलिए इनको वोट देंगे। कहाँ एम्प्लॉयमेंट जो ये कहते हैं, कहाँ नॉर्मलसी कहते दीजिए हम 370 खत्म करेंगे, यहाँ मिलिटेंसी यहाँ तो टारगेटेड किलिंग हो रही है अब। हाँ, माहौल खराब हो रहा है यहाँ, हर किस्म का लोग बड़े कोई सब्जेक्ट नहीं जा रहा है, वहां कोई कमिश्नर नहीं है, लोकल ऑफिसर नहीं बैठते हैं, लोग परेशान है। जम्मू में आप देख लीजिए, ट्रेडर से बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, वो भी नालान है। तो किस बात पे किस क्या इनके पास क्या मैनिफेस्टो है? मंदिर बनाने से तो ठीक है, सब हम रेस्पेक्ट करते हैं हर एक चीज की, लेकिन पोलराइजेशन से अब इनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। जम्मू वाले भी समझ चुके हैं कि उनके साथ क्या क्या जातियां हो रही है, क्या जाति हुई है सियासी तौर, तो वोट लेने का तो सवाल ही नहीं है। अभी आप देखें आगे आगे आप खुद देख लेंगे, चलिए इनको वो वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब चुनाव आ रहे हैं और सभी अपनी अपनी तैयारियों में एक तरह से लगे हुए हैं, और बीजेपी भी तैयारियों में लगी हुई है। विक्रम सिंह रंधावा जी को भी अब शायद मेरी आवाज आ रही है। रंधावा जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अबू भाई बिल्कुल आ रही है। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट सलीम पर्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम पर्रा, आपका भी बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है पर्रा जी। मैं विक्रम सिंह रंधावा जी आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जो मिशन कश्मीर है उस पर आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तैयारियों की बात करते हैं उससे पहले गुलाम नबी मोंगा साहब ने तमाम चीजें सामने रखी हैं कि बीजेपी को लोग कश्मीर में किस चीज के नाम पर वोट देंगे। देखिए, बात कश्मीर की नहीं है, बात जम्मू कश्मीर की है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल सवा साल से लगातार 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर में कार्यरत थी, और जमीनी स्तर पे पोलिंग बूथों के ऊपर हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं, करोड़ों की तादाद में हमारे जम्मू कश्मीर के लाभार्थी, जबकि मैं तो ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का ही नहीं, देश का हर नागरिक केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना का लाभार्थी है। और सबसे बड़ी बात यह है, फ्री वैक्सीनेशन देकर नरेंद्र मोदी जी ने हमें जान बख्शी है, हमें जान दी है, तो उससे बड़ा लाभार्थ और क्या हो सकता था। चलिए, ये बात तो रही है केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर, लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान में राजनीति परिदृश्य में आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। हम पांचों की पांचों सीटों पे पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, और मैं ये यकीनन कह सकता हूं क्योंकि 3 साल पहले 2020 में जब पहली बार जिला परिषद डीडीसी का चुनाव हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे साथी भाई बैठे हैं, नेशनल पीडीपी से है या फिर कांग्रेस से है, आजाद साहब की पार्टी से है, मुझे लगता है कि इनको उस परिणाम को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कश्मीर खित्ते से भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी पार्टी के मैंडेट में चुनाव जीत के आए डीडीसी का। वो एक संकेत था कि कश्मीर की आवाम जो है भारतीय जनता पार्टी को ओन करने को तैयार है। आज एक सैलाब है कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। आज खुशगवार कश्मीर जो लोग हैं, जो 1985-86 से पहले लोग कश्मीर देखते थे, आज वो कश्मीर जो है फिर देखने को मिल रहा है। आज टूरिस्ट जो है उन्होंने टेररिज्म को एक साइड पे कर रहे, टूरिस्ट हब जो है वो कश्मीर बन चुका है। और मुझे लगता है वोट मांगने के लिए विकास एक सबसे बड़ा मसूदा रहता है। भारतीय जनता पार्टी लेड केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो सैलाब लाया है, वो हमारे लिए लोगों के बीच में जाने के लिए बहुत कुछ है। बाकी रही बात, मोंगा साहब मेरे बड़े भाई हैं, विधान परिषद में मेरे सीनियर साथी रहे हैं, हमने इनसे बड़ा कुछ सीखा है। ठीक है, ये कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, ये हमारे पक्ष में कैसे बोल सकते हैं, लेकिन वन मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट्स। आज कश्मीर जो है वो आतंकवाद से फ्री होकर टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है। आज कहीं पत्थरबाज नहीं दिखता है, आज भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाला कोई नहीं दिखता है। आज वो कहां चले गए? आज युवाओं को पता है कि हमारा मुस्तकबिल अगर है
वो भारत सरकार के साथ है, हम भारतीय हैं, ये आम कश्मीरी बोलना शुरू हो गया है। जिनको ये लोग सो कॉल्ड कश्मीर पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे थे, ये जो पाठ जो है बॉर्डर के उस पार का पढ़ाते थे कि हमें उस तरफ देखना है, मांगना दिल्ली से है और झांकना पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन आज कश्मीर का नौजवान जो है वो पूरी तरह से तैयार है चुनावों के लिए। और आप देखिएगा 2024 में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री अर्जित करेगी। चलिए, मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, क्योंकि अभी अपोजिशन जो पार्टियां या जो एनडी ब्लॉक है या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस की बात करें, आप देखिए कि बीजेपी ने अपने कार्यालय भी खोल दिए हैं, तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन अभी आप लोगों में तो सीट बंटवारे की सहमति भी एक तरह से नहीं बनी है, अभी तो इत्तेफाक भी नहीं हुआ सीटों पर। अबू हुरैरा साहब जी, ऑन द लाइटर साइड, ऑफिसेस जो है वो वोट नहीं देंगे, वोट लोग देंगे। ऑफिसेस खोलने से वो शुरू हो गई ना, तैयारी तो जाहिर सी बात है। जी जी, वो ऑब्वियस है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तैयारियां करेंगी, कर भी रही हैं, खाली बीजेपी ही नहीं कर रही है। ऑफिसेस में तो वोट डालने नहीं है, वोट तो लोगों ने डालने हैं। मगर जिस तरह अभी मोंगा साहब ने कहा, मैं इत्तेफाक रखता हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब, क्योंकि कश्मीर के बारे में मुझसे आप बेहतर जानते हैं, कश्मीर की सियासत के बारे में बेहतर जानते हैं। इससे पहले आप उठाकर देखिए तारीख, क्या बीजेपी के ऑफिस श्रीनगर में या कश्मीर के आउट स्कर्ट्स में कहीं पर होते थे? क्या बीजेपी के चाहने वाले, बीजेपी के कारकुन कहीं आउट स्कर्ट्स में कश्मीर में होते थे? बीजेपी का नामलेवा कोई होता था? ये जो एक बदलाव है, इस पर मेरा यह सवाल है। ऑफिस तो वोट नहीं देंगे, वोट तो लोगों को करना है। अबू हुरैरा साहब, मैं नहीं समझता कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका हर कंस्टिट्यूएंसी में कोई ना कोई कार्यकर्ता ना हो। उनमें एक बीजेपी भी है। नहीं, बीजेपी का देखिए, ये सच्चाई है। बीजेपी का नाम लेवा इससे पहले कश्मीर में कोई नहीं होता था, सभी पार्टियों के होते थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इक्का दुक्का होंगे, लेकिन अब जो एक तादाद बढ़ी है, आप देखिए कि लाल चौक पे आप देखिए जब बीजेपी का मार्च निकलता है या बीजेपी के लोग निकलते हैं तो एक बड़ी तादाद होती है। ये एक बदलाव है, इसे तो मानना पड़ेगा। अबू हुरैरा साहब, ये बदलाव वोट में कन्वर्ट कब होगा वो अलग बात है, वो अलग बात है। जी जी, वो पता चलेगा। जी, फिलहाल मैं एडवोकेट सलीम साहब आ रहा हूं। जी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पब्लिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बहुत सारे हरबे इख्तियार करती है, और जो रूलिंग पार्टी है वो ज्यादा हरबे इख्तियार करती है। मैं इससे नहीं कह सकता, आप हंस रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप सियासी पार्टियों के अपने ही लोगों की पोल खोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करते हैं आप लोग। जी, अबू हुरैरा साहब, ये सच्चाई है। जी जी, ये सच्चाई है कि हरबे इख्तियार करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो हर हरबा इख्तियार करती है। लेकिन मुझे एक चीज समझा दें, मैं सीरियसली आपको यह कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप अपार्ट रख दो। मैं एक जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान का एक शहरी होने के नाते, मुझे अगर कोई ये आकर कहे कि तुम बीजेपी को वोट दे दो, मैं पूछूंगा भाई क्यों दे दूं? मेरी रियासत छीनी इसलिए, मेरी मुलाजमत छीन गई इसलिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी इसलिए, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तिजारत खत्म कर दी इसलिए, मैं क्यों वोट दे दूंगा बीजेपी को? मैं अपने आप को पूछूंगा ना। रंधावा जी इसका जवाब देंगे। रंधावा जी भी तो आंकड़े रख रहे हैं लोकसभा में, तो अमित शाह ने भी लोकसभा में आंकड़े रखे हैं कि कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। रंधावा जी आप जवाब दीजिए। मैं सलीम साहब आ रहा हूं। स्पष्ट मानना है, मैं मुजफ्फर भाई से बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, हम आपको, आप वोट देने का मन बनाइए, हम आपको यकीन दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना है, और मापदंड और डाटे और आंकड़ों के साथ दिलाएंगे। आप पहले मन बनाइए कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। आप उस कश्मीर की करिए जो कश्मीर आतंकवाद के हवाले करने से पहले जो कश्मीर होता था, आज वो कश्मीर आपके हवाले। आज कश्मीर के अंदर कांग्रेस परिवार का
जो राहुल गांधी सोनिया गांधी वहां आइस स्कीइंग करते हैं, बर्फ के झूले लेते हैं, आप कल्पना नहीं कभी कर सकते हैं। और बिना सिक्योरिटी के वहां पे ये खुशगवार वातावरण देने वाले नरेंद्र मोदी है। पार्टी का यही खुशगवार वातावरण जो है करता था कश्मीर का आवाम कि हमें कब मिलेगा। आज कश्मीर के अंदर आपके पास कश्मीर में सिनेमा घर है, कश्मीर में 12 बजे तक लोग ढल पे वॉक करते हैं, वो कहाँ चले देंगे आपको? कहाँ डर है? आपने तो वोट देने का मन बनाए, मैं टेबल बताऊंगा कि भाजपा को वोट क्यों दे। आप मुझे बता दें कोई एक जो आपके पास दलील है कि हमने जम्मू के लिए ये किया है। हम जम्मू वाले कह सकते हैं एक नहीं अनेक, एक नहीं, हमने टूरिस्ट हब, टेररिस्ट हब, टूरिज्म हब बनाया है। हक छीना, मुलाजमत छीनी, ठेके भी बाहर के लोगों के दिए, यहाँ के ठेकेदार को कोई ठेका तक किसी को नहीं दिया। ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा कि मैं सलीम साहब भी वेट कर रहे हैं, एडवोकेट सलीम वेट कर रहे हैं, उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। मैं आ रहा हूं, मैं रंधावा जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मुजफ्फर साहब आ रहा हूं, रंधावा जी आ रहा हूं। सलीम परा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनम्यूट कर लीजिए शायद। जी 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 आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था मुजफ्फर साहब से जी, कि ये सच बात है, आज से कुछ साल पहले आपको कश्मीर में बीजेपी का ऑफिस नहीं मिलता था। बिल्कुल सही है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि मुजफ्फर साहब क्यों कतरा रहे हैं ये कहने में कि ये पीडीपी की वजूहात है कि आप आज बीजेपी के ऑफिसेस कश्मीर में देख रहे हैं। और मैं मानता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आज कश्मीर में भी हैं। इट्स ए हार्ड फैक्ट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आप किसी की कमजोरी को छुपाने के लिए मीडिया के सामने सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने हमारे साथ जुल्म किया, 370 लिया, 35A लिया। मैं कहता हूं अगर कहीं पर अच्छा काम किया मैं अप्रिशिएट करूंगा, अगर जेजेएम की बात है तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन जब 370 और 35A की बात आती है मैं मानता हूं कि इन्होंने जुल्म किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोकसभा की बात चल रही है जी। हमारे पिछली बार 6 पार्लियामेंट मेंबर्स थे। बीजेपी से तवक्का नहीं कर सकते कि आपके लिए जम्मू कश्मीर के लिए वो पार्लियामेंट में बोले, क्योंकि आपका नारा था, बीजेपी का नारा था कि हमने 370 को लेना है, उन्होंने लिया। लेकिन मैं मुजफ्फर साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स जितने 3 बाकी बचे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, आपने तो पिछली बार लोकसभा के में जब आपने वोट हमसे लिए, मैंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था। मैंने 2 चीजों के लिए वोट दिया था कि एक, मेरा पार्लियामेंट मेंबर मेरे लिए बात वहां पर करेगा, 370 के लिए बात करेगा, 35A के लिए बात करेगा, तरक्की के लिए बात करेगा। मैंने जनाब अपने पार्लियामेंट मेंबर को नहीं देखा, न बात करते देखा, न हमारे इलाके में देखा। हाँ, यह जरूर कहूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर के लिए वहां पर किसी ने बात की, वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने बात की। और मैं आज ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब का वो तकरीर 5 अगस्त 2019 का जो है मेन वजूहात है कांग्रेस को खैरबाद कहने का, क्योंकि उस दिन उन्होंने सिर्फ बीजेपी को टारगेट नहीं बनाया था, बीजेपी की तनकीद नहीं की थी, बल्कि कांग्रेस की। चलिए मुजफ्फर साहब, आपका एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब जवाब दे रहे हैं, लेकिन देखिए डिबेट आज बीजेपी की तैयारियों पर था, या बीजेपी को आप लोग किस तरह से रोकेंगे या बीजेपी आपका सामना कैसे करेगी, आज असल ये मुद्दा है। लेकिन मुजफ्फर इकबाल खान साहब आप जवाब दे दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, परवेज साहब को शायद ये याद नहीं कि 5 अगस्त को जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एमपी जो थे फारूक साहब, वो भी अरेस्ट थे और दीगर जितने भी लीडर थे वो अरेस्ट थे। उसके बाद शायद इन्होंने नहीं सुना होगा, कोई पार्लियामेंट सेशन ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसमें 370 का मुद्दा नहीं उठाया गया पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। फारूक साहब ने, मसूदी साहब ने, अकबर लोन साहब तो बाद में बीमार हो गए, वो जा नहीं पाए, लेकिन मैंने कोई ऐसा सेशन नहीं देखा होगा जिसमें 370 नहीं उठाया गया। मैं मानता हूं आजाद साहब ने भी किया, क्योंकि आजाद साहब उस वक्त उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था। 5 अगस्त को उन्होंने डिफेंड किया 370 को, मैं नहीं कहता, वो हकीकत है। रहा सवाल बीजेपी का कि बीजेपी के ऑफिस, मैंने कहा मैं नहीं कहता कि ऑफिस नहीं खुले, ना मैं किसी को डिफेंड करना चाहता हूं, कौन इसका जिम्मेदार है मैं किसी पर अभी इल्जाम नहीं दे सकता, लेकिन जो मुद्दा है
कि क्या क्या बीजेपी जो है वो यहां से सीटें कश्मीर से कोई निकाल सकती है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। इवन जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं। आप बीजेपी को अगर डिफेंड करना चाहते हैं आप करें, मैं नहीं आपको रोकूंगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि मुझे लगता नहीं कि इवन जम्मू के जो बोल सकते हैं आप जवाब दे सकते हैं सलीम साहब जी। मुजफ्फर साहब कश्मीर की बात आप छोड़े, जम्मू से भी नहीं ले सकते। देखें आप आज ये देखें जम्मू कश्मीर के हालात क्या है, मैं मानता हूं और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस बुनियाद पे लोगों से, कश्मीर के लोगों से वोट लेंगे? हमारी पार्टी जम्मू में भी है, चुनाव खत्ते में भी है और कश्मीर में भी है। भाई आपकी पार्टी ठीक है, देखिए अब वो बीजेपी से दूसरी पार्टियों की तरफ डिबेट जा रहा है, चर्चा दूसरी पार्टियों की तरफ जा रही है। फिर इस पर आएंगे, लोकसभा चुनाव है, डेली इसी पर हमें चर्चा करना है। हम फिर आएंगे किसी दिन कि एनसी ने क्या किया, पीडीपी ने, डीपीएपी ने क्या किया, इस पर हम आएंगे, बात करेंगे। मैं रंधावा जी आपसे पहले मैं क्योंकि बहुत इत्मीनान से गुलाम नबी मोंगा साहब सबको सुन रहे हैं और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं गुलाम नबी मोंगा जी, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आप अभी मिसाल करगिल और लद्दाख की दे रहे थे कि वहां पर बीजेपी की शिकस्त हुई है, लेकिन वहां पर मोंगा जी शिकस्त हुई थी जब एनसी कांग्रेस साथ में थी, और यहां पर तो आपका जो इंडी ब्लॉक है वो तो आपस में ही लड़ रहा है एक तरह से। कैसे मुकाबला करेंगे बीजेपी? बिखर गया है, वो तिनका हो गया। नहीं देखिए, आपके कहने से कश्मीर में भी वो तिनका हो जाएगा। कांग्रेस रंधावा जी बाद में कंप्रोमाइज करेगी, एक सीट पीडीपी को देगी, दो रंधावा जी इतने में खुश हो जाए, कुछ नहीं होगा। रंधावा जी के लिए मेरी गुजारिश है कि मेरे मित्र हैं, वो दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं जी, लेकिन थोड़ा सा हौसला रखिए, सुनने का भी हौसला रखिए। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुजफ्फर इकबाल साहब ने बहुत ही सही बात कही कि अगर बीजेपी लोगों के पास जाएंगे और वोट मांगने के लिए, तो किस बात पे है? क्या कमाल किया? क्या उन्होंने कोई अच्छी बात लोगों के लिए की है? क्या यहाँ 370 का हटाने के बाद रंधावा जी आप ही जवाब दीजिए। हम तो आज भी लोगों के बीच में है, वो गिनते रहे, उनको इलेक्शन में मिलेगा। मोंगा साहब लोगों के बीच में मिलेगा। अभी चाहे वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों के बीच में जाते हैं। पार्टी के देखिए हम सुबह उनको लेके जाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये जो जहां हम यहां बैठे हैं, मैं आपको अपनी बात कर रहा हूं, मैं इंचार्ज हूं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। कल मैं बांदीपोरा था, आज बारामूला हूं, कल फिर हम तो कर रहे हैं, लेकिन इसका चर्चा तो टीवी पे नहीं रोज होता है, क्योंकि आप बीजेपी का चर्चा ज्यादा करते हैं, तो करते जाइए, और आपको वोट मिलेंगे तो तब बात कीजिए। तो आप जम्मू कश्मीर में किस बात पे क्या कमाल किया आपने लोगों के लिए, क्या आपको वोट देंगे? तो आपने अभी 10 साल से हमने यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है स्टेटस, अभी स्टेट वापस नहीं मिली है, हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिला हमको। वो भी मिलेगी, छीन गई, जमीन भी छीन गया, किस बात पे देंगे? जरा जम्मू से आप बात करो ना, आप ट्रेडर से बात कर लो, रास्ते चलते मजदूर से आप बात करो। इसी धारा 370 साल से कश्मीर को पहले भी था, आज भी है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग पहले भी था, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। आप उसको आंकड़े बनाते हो। सलीम साहब बोल सकते हैं बीच में, अब समय कम है। सलीम साहब जल्दी से अपना सवाल रखिए। आज ये कहता हूं, ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कांग्रेस पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आज, अगर कांग्रेस पे आज बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना अच्छा किया, आपने तो पूरा मैदान बीजेपी के लिए छोड़ा, इसके लिए असेंबली के इलेक्शन कर दीजिए। ठीक है मोंगा जी सुन लीजिए, मोंगा जी सलीम साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी मैं अदबन आपसे गुजारिश इलेक्शन कर दीजिए, लोगों की जिम्मेदारी थी, लोग कैसे आपको जवाब देंगे? आज बड़ी जिम्मेदारी थी, अपोजिशन को तो आपने बिखरा दिया जनाब। जम्मू कश्मीर की आप बात छोड़े, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपने असेंबली कैंडिडेट्स आपके पास नहीं है, पार्लियामेंट की बात आप जम्मू कश्मीर में छोड़े, आज आप मुल्क की बात करें, लोकसभा की बात हो रही है। आप पे बहुत अच्छी जिम्मेदारी थी,
Congress could have played a pivotal role in getting this opposition together. लेकिन आपने पत्ते देखे, आप ममता बनर्जी की बात करें, बहुत अच्छी लीडर है। ये कहाँ चला गया? ये कौन बात कर रहा है? इनके पीछे क्या बात है? आप हमारी जबान मत खोलिए। बीजेपी को अच्छी बात नहीं है। स्पोक्सपर्सन है सलीम साहब जी। ये डिबेट कुछ और है, डिबेट कुछ और है। चलिए आप इसको वहां खींच रहे हो आपस में लड़ाई करने के लिए। डिबेट का डिबेट का है, उसके बाद कीजिए। कांग्रेस के आप इसका मतलब लग रहा है आप बीजेपी से मिले हुए हैं, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब नहीं है आप बीजेपी से मिले हुए हैं डीएपीए वाला। करके ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि कांग्रेस हैज फेल्ड, कांग्रेस हैज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। यू आर गिविंग आप जम्मू कश्मीर की बात देखिए तमाम चीजें निकल कर आ जाएंगी। पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव होने हैं, सबने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी का मिशन कश्मीर इस वक्त बीजेपी के सामने है और बीजेपी जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर, बल्कि लद्दाख की सीट मिला ले, जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर उसका फोकस है। लेकिन बीजेपी कम से कम कश्मीर में एक सीट जीतकर कमल खिलाना चाह रही है। अब जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो एनडी ब्लॉक हैं या दूसरी जो पार्टियां हैं, वो बीजेपी को कैसे रोकेंगी, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एडवोकेट सलीम परा जी, मुजफ्फर इकबाल खान साहब, गुलाम नबी मोंगा जी और विक्रम सिंह रंधावा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।